हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना किंगडम फंजाई। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी किंगडम मोनेरा एंड प्रोटेस्टा को कवर कर लिया है। सो किंगडम फंजाई में अपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, ये भी अपने मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया की तरह कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे हर जगह देखने को मिल जाते हैं। यानी ये हमको मिट्टी पे भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, ज़मीन पर भी मिलते हैं और हर एक जगह पर ये पाए जाते हैं। तो जस्ट लाइक मोनेरा, हमारे जो फंजाई होते हैं ये भी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। जब व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन किया गया था, आर.एच. व्हाइटेकर अंकल ने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने उसमें मोनेरा में जितने भी अपने ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको बोला था कि ये अपने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद हमने प्रोटेस्टा देखा। प्रोटेस्टा में हमने देखा कि जो हमारे पूरे ऑर्गेनिजम्स थे प्रोटेस्टा के, जैसे कि अपने डायटम्स हो गए, डेजमिट्स हो गए, यूग्लेना हो गया, अमीबा हो गया या अपने प्रोटोजोअन्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स अपने क्या थे? यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट्स थे। ये पहला ऐसा किंगडम है अपना फंजाई जहाँ पे हमें जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे ये मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे, यानी कई सारे सेल्स मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस किंगडम की जर्नी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो फंजाई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। तो अपनी जो फंजाई होती है ना, इसमें अपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये सारे के सारे अपने मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके पहले हमने प्रोटेस्टा देखा था। प्रोटेस्टा में अपने जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। ये अपने क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ग्रो करना पसंद करते हैं मॉइस्ट ब्रेड पे। मॉइस्ट ब्रेड का मतलब है कि ये जो अपनी गीली ब्रेड होती है जो हम लोग घरों में खाना पसंद करते हैं, जो हम खाते हैं, उस ब्रेड पर ये ग्रो कर जाते हैं। कभी घर पे ब्रेड लेकर के आना और उसमें से एक स्लाइस ब्रेड की फ्रिज के बाहर रख देना। आजकल गर्मी का मौसम है, तो जब फ्रिज के बाहर तुम उस ब्रेड को रखोगे ना, तो उस ब्रेड पे देखोगे व्हाइट व्हाइट कलर की कुछ मोल्ड्स की ग्रोथ हो जाती है, कॉटन की तरह व्हाइट कलर की दिखती है, रुई की तरह। वो जो रुई या कॉटन की तरह ग्रोथ दिखती है ना, वो अपनी फंजाई होती है। तो हम कहते हैं कि जो अपनी फंजाई है ये मॉइस्ट ब्रेड पे ग्रो करना पसंद करती है। इसके अलावा ये अपने सड़े हुए फलों में, ये जो हमारे फल होते हैं ना, सेब, केले, संतरे, जब ये सड़ जाते हैं तो इनके ऊपर हमें व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की ग्रोथ दिखाई देती है। ये जो ग्रोथ होती है ना, ये भी क्या होती है? ये भी अपनी फंजाई होती है। ओके, तो ये कहाँ ग्रो किए? हमने देखा कि ये मॉइस्ट ब्रेड पे ग्रो किए और रॉटन फ्रूट्स पे ग्रो किए। अगर हम देखें कि ये खाते क्या है, तो बेटा ये जो अपने होते हैं ना, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जब हमने मोनेरा देखा था तो हमने देखा था कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे वो कहाँ पे गए थे? वो अपने थे ऑटोट्रॉफिक भी थे और कीमोट्रॉफिक भी थे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी अपना खाना बनाते थे और केमिकल से भी अपना खाना बनाते थे, तो हो गए ना ऑटोट्रॉफिक। और इसके अलावा हमने अपने बैक्टीरिया को देखा था कि वो हेट्रोट्रॉफिक भी थे। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो पैरासाइट भी थे और डेड डिकेइंग मैटर से भी अपना खाना लेते थे। जब हम प्रोटेस्टा पे आए तो वहां पर भी हमने यही चीज देखी। वहां पर हमने देखा था मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना खाना अगर लाइट मिलेगी तो उसमें बना लेंगे, अगर लाइट नहीं मिली तो ये क्या करेंगे? जो इनके आसपास चीजें होती हैं उनको मार करके खा लेंगे। इसको हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोटेस्टा का। जब हम फंजाई पे आते हैं तो हम यहाँ पर भी वही देखते हैं कि इनके पास में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना खाना खुद कभी नहीं बना सकते, ये अपना खाना हमेशा दूसरों से ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद कभी नहीं बना सकते। हम हमेशा या तो पेड़ों को खाते हैं या तो जानवरों को खाते हैं। हम लोग ओमनीवोरस नेचर के हैं, लेकिन क्या हम ऑटोट्रॉफिक हैं? हम लोग भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी अपने क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। ये अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर हम देखें इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, अपनी फंजाई जो होती है ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि ये हमें इस अर्थ पे, अर्थ के नीचे, अर्थ के ऊपर और हवा में हर जगह इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। कॉस्मोपॉलिटन है
कॉस्मोपॉलिटन है। क्यों? क्योंकि ये हमें देखने को मिलते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, इसके अलावा एनिमल्स में और प्लांट्स में। कुछ फंजाई तो ऐसे होते हैं ना जो अपनी ऑर्गेनिजम्स में यानी हमारी ह्यूमंस की स्किन पे ग्रोथ कर जाते हैं और हमें स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि वो होते हैं एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन, जिनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो क्या है ये फंजाई? हमको हवा में भी, पानी में भी, सॉइल में भी और पेड़ों पे और जानवरों के ऊपर दिखाई देते हैं। इसका मतलब पेड़ों और जानवरों के ऊपर ये जब भी प्रेजेंट होंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे होंगे। तो ये क्या हो गए? ये अपने कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसके बाद में क्या है इनके बारे में कि ये जो सेल वॉल होती है ना इनकी बेटा, ये जो इनकी सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। काइटिन का दूसरा नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का मतलब है कि ये बने होते हैं एक सब्सटेंस के, या फिर अगर हम बोलें कि काइटिन का दूसरा नाम क्या होता है तो बेटा काइटिन का दूसरा नाम होता है नाग। नाग का फुल फॉर्म क्या रहता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने, ये क्या है? ये अपने होते हैं काइटिन के बने हुए और ये बने होते हैं पॉलीसैकेराइड के। पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बेटा शुगर, चीनी होती है। तो चीनी में क्या होता है? एक यूनिट अगर हमने ली, जैसे कि मान लो मैंने एक ग्लूकोज की यूनिट ली तो वो मोनोसैकेराइड हो गई, 2 यूनिट ग्लूकोज की ली तो वो डाइसैकेराइड हो गई। 2 से ज्यादा यूनिट्स अगर मैंने ले ली, ठीक है, मतलब कई सारी यूनिट्स को हमने एक साथ में ज्वाइन कर दिया तो वो पॉलीसैकेराइड बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपने पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है शुगर का। तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो या तो काइटिन की बनी होगी, काइटिन के अलावा ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। काइटिन का दूसरा नाम हमने अभी सीखा, इनको हम नाग बोलते हैं, NAG। NAG का फुल फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इसके अलावा अगर हम अच्छी फंजाई के बारे में बात करें, अभी मैंने तुम्हें बोला ना कि कुछ फंजाई होती हैं जो डिसीजेस कॉज करती हैं, कुछ फंजाई होती हैं जो हमारे लिए बहुत फायदे का काम करती हैं। तो अगर हम यूजफुल फंजाई की बात करें तो अपनी ईस्ट होती है। ईस्ट से क्या हम ब्रेड बनाते हैं, जैसे कि जितना भी हम केक खाते हैं, बटर लगा करके बन खाते हैं, इसके अलावा हम जो भी ब्रेड्स खाते हैं उन सबको ग्रो करने के लिए उनमें जो हमारा वो फ्लफी टेक्सचर होता है ना, उस फ्लफी टेक्सचर को लाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ईस्ट का। तो ईस्ट हुई ना अपने लिए यूजफुल, हम ब्रेड्स को घर पे बना सकते हैं, फिर हम उनको सेल करके उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ईस्ट हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की काम की चीज हो गई। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम में से बहुत लोगों की प्रिय है बियर। ठीक है, तो जो ये ब्रेड होती है और जो बियर होती है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ईस्ट से बनते हैं, क्योंकि दोनों में काम होता है फर्मेंटेशन का, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फंजाई करवा सकती है। वैसे बियर इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, इट्स नॉट गुड टू हैव दिस थिंग बट इट इज ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ओके, अब देखो ये जो अपनी पूरी की पूरी बात हो रही है ना, ये फंजाई की हो रही है। तो तुम बोलोगे मैम अगर हम फंजाई को सेपरेट करते हैं तो हमें वहां पर देखने को क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फंजाई को सेपरेट करते हैं हम देखते हैं ऐसे कुछ इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो निकल के बाहर आते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई होती है ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्वेटर पहनते हो ना ठंडियों में, जो मम्मी ऊन से बिनती हैं, तो जो ऊन रहती है वो एक थ्रेड रहती है। अब उस थ्रेड को फंसा फंसा करके पूरा एक स्वेटर तैयार कर दिया जाता है। अब उसी तरह से सोचो कुछ थ्रेड्स हैं, अब इन थ्रेड्स को हमने एक साथ में जोड़ा और इन सारे थ्रेड्स को जोड़ करके हमने एक माइसीलियम की तरह स्ट्रक्चर बना दिया। तो अगर हम एक थ्रेड की बात करें तो हम इसे बोलते हैं हाइफी। जब ये थ्रेड्स एक साथ में क्रिस क्रॉस करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो हम इसको बोलते हैं माइसीलियम। यानी धागे, जो स्वेटर बिनने के लिए ऊन ली गई थी, ऊन हो गई हाइफी, और जब मैंने उस हाइफी को फंसा करके एक नेटवर्क या स्वेटर बनाया, अब मैंने उसको बोला माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम होती है ना, ये 2 टाइप्स की हो सकती है। एक तो ये हो सकती है जिसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक, ठीक है, दूसरी हो सकती है सेप्टेट। जो सिनोसिटिक माइसीलियम या सिनोसिटिक हाइफी होती है, इसमें थ्रेड में कहीं पर भी देखो सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर सेप्टा की बात करें तो देखो यहाँ पे हमें कहीं पर भी सेप्टा देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अगर इस तरह से हमने यहाँ पर सेप्टा बना दिए होते तो ये कंपार्टमेंट्स बन जाते बिल्कुल इसकी तरह, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी कंपार्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें यहाँ कंपार्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको बोलते हैं, ये हो जाती है सिनोसिटिक हाइफी, सिनोसिटिक हाइफी या फिर सिनोसिटिक माइसीलियम।
अगर यहाँ पर इसकी तरह ऐसे कंपार्टमेंट्स बन गए तो देखो हर एक कंपार्टमेंट में हमने एक न्यूक्लियस को रख रखा है, ठीक है। ये अपना कंपार्टमेंट है, ये अपना न्यूक्लियस है। जब सारे कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस हमने रख रखा है तो हम इसको बोलेंगे ये अपनी हो गई सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी का मतलब है इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा प्रेजेंट है मतलब यहाँ पर हमने क्या किए हैं, इनके कंपार्टमेंट्स कर दिए हैं, हमने इस हाइफी को बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया है और हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक कमरे में हमने एक न्यूक्लियस को बीच में ऐसे प्लेस कर दिया है, ठीक है। ये कौन सी अपनी हो गई, ये अपनी हो गई सेप्टेट हाइफी। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कौन सी क्लास ऑफ फंजाई है, अभी हमने फंजाई के 4 क्लासेस देखने हैं, ठीक है। तो कौन सी क्लास ऑफ फंजाई है जिसमें हमें ऐसी माइसीलियम या हाइफी देखने को मिल जाती है, तो वो होती है अपनी फियोफाइसी, ठीक है। ये क्या होती है, फाइकोमाइसिटीज। ये अपनी कौन सी होती हैं, ये होती हैं बेटा फाइकोमाइसिटीज। आई डोंट नो फियोफाइसी फ्रॉम वेयर इट अपीयर्ड, बट इट विल बी व्हाट, इट विल बी फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल जाती है वो है फाइकोमाइसिटीज। बाकी अपनी बेसिडियोमाइसिटीज एंड उसके बाद जितने भी हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन सब में क्या होते हैं, हमें सेप्टेट माइसीलियम देखने को मिल जाते हैं, सेप्टेट हाइफी देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, इसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में हमें कोई भी कंपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पे हमें सिनोसिटिक माइसीलियम देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, हमने इसमें आगे देखना है कि इसी बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है बेटा 4 पार्ट्स में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तुमको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस धरती पे आया है और वो लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करना कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो लोग स्टेराइल होते हैं। पर स्टेराइल होने का ये मतलब नहीं है कि वो डेड हैं, वो लिविंग हैं पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग फीचर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो अगर हम देखें कि ये जो फंगस है, ये जो फंजाई है अपना, ये किस तरह से अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने वंश को आगे बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हमारे 2 मेथड्स होते हैं। एक होते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स बन रहे होंगे। मेल और फीमेल गैमीट्स जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर एक नया स्पोर तैयार होगा या फिर एक नई बॉडी तैयार होगी, एक नई माइसीलियम और हाइफी तैयार होगी। दूसरा तरीका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई भी 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स नहीं बनते। तो जो ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये होता है बेटा 5 तरीके से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्लास 10th में पहले ही पढ़ रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टुकड़ा निकाल करके अलग रख देते हैं। एक फंगस से कुछ टुकड़ा निकाला, उसको अलग रख दिया, अब उसने क्या किया, वो रिप्रोड्यूस करके एक नई फंगस बना लिया। दूसरा तरीका होता है फ्रैगमेंटेशन का। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, ये हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये जो स्पोर्स है ना, यहाँ पे बनते हैं फंगस में स्पोर्स। फंगस अपने स्पोर्स के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो अपने स्पोर्स बनते हैं ना बच्चा, वो कैसे बनते हैं, वो होते हैं नॉन मोटाइल। मतलब ये जो स्पोर्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी प्लॉइजी जाती है एन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब अपनी फंजाई ये स्पोर बनाती है। ये स्पोर हवा की मदद से इधर से उधर उड़ के जाते हैं। जहां इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ये स्पोर ग्रो करके एक नया फंजाई का बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्योंकि एन स्पोर है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये हो गया अपना सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4th है, ये कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया जो बनते हैं ना, ये बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं, जिनको हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। 5th है बडिंग।
बडिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है वो ग्रो कर रहा था, उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकल करके अलग गिर गया, उसने अपनी बड बनाई, बड को हमने काटा और जमीन में डाल दिया, उससे क्या हुआ, एक नया प्लांट या एक नया फंजाई बन गया। तो हमने यहाँ पर देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें अपना पहला मेथड होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में होता क्या है, जैसे कि इधर से एक मेल फंजाई ग्रो करके आ रहा था, दूसरी साइड से एक फीमेल फंजाई ग्रो करके आया, दोनों का प्लाज्मा यहाँ पे फ्यूज हुआ और इन दोनों ने मिल करके एक स्पोर बना दिया। अपना एन, इधर से एन आया, इधर से एन आया और इन्होंने मिल करके 2n बना दिया। जैसे इन्होंने 2n बनाया, ये बन गया अपना क्या, ये बन गया अपना प्लाज्मोगेमी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, प्लाज्मा की मिक्सिंग हो रही है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला प्लाज्मोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी क्या है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, इसमें n+n होता है। थर्ड है मियोसिस करना। मियोसिस तो हम सबको पता है, अगर पेरेंट्स हैं 2n, अगर पेरेंट्स हैं बेटा 2n तो वो क्या देंगे, ये 2n यहाँ पर देगा n, एक पेरेंट से n आएगा, दूसरे पेरेंट से n आएगा, मिल करके बना लेगा 2n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मियोसिस हो गया। फिर देखो डाइकैरियन स्टेज बनती है बेटा एस्को और मेसिडियोमाइसिटीज में। याद रखना डाइकैरियन स्टेज होती है n+n। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, लेकिन अभी भी जो ये n है ना, क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है। न्यूक्लियस का फ्यूजन थोड़ी देर में होता है, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। देखो बताते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो अपने 2 सेल थे, वो एक दूसरे के पास आए, ठीक है, एक ये सेल था, ये आया, और इसके साथ में एक दूसरा सेल था जो इसके साथ में इसके पास आया। पहले ये दोनों सेल आपस में मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज नहीं होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज की कंडीशन क्या है, यहाँ पर अभी भी n और n फ्यूज नहीं हुए हैं। ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है बेटा सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में, और दूसरा हमें देखने को मिलती है बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें, अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें या हम ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें, तो वहां पर ये कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलती है। अब हम आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया है अपनी फंजाई का, वो अपना 4 पार्ट में किया है। तो किस किस बेसिस पे किया है, पहले ये देख लेते हैं। पहले है देखो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, यानी कि हमने बात किया कि माइसीलियम अपना दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम का देखने में लुक कैसा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे तुम मुझे बाहर से ऐसे देख रहे हो तो मैं तुम्हें दिखने में कैसी हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, मेरे ऐसे छोटे से बाल हैं, और मैं तुमको ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो तुमसे अगर कोई बोलेगा कि मैम कैसी दिखती हैं, तो तुम मुझे जिस तरह से डिफाइन करोगे वो होती है मॉर्फोलॉजी। तो यानी अगर माइसीलियम को तुम देखोगे तो माइसीलियम तुम्हें दिखने में कैसी लगती है, वो होती है मॉर्फोलॉजी। तो माइसीलियम को बाहर से देख करके, इसके अलावा कि वो स्पोर्स अपने कैसे बना रहा है, यानी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, इसको देख करके, इसके अलावा उसमें फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि उसमें जो फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से हो रहा है, इन 3 चीज़ों को देख करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपनी फंजाई का 4 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, पहला पार्ट अपना हो जाता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा पार्ट हो जाता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा पार्ट हो जाता है बेसिडियोमाइसिटीज, एंड लास्ट पार्ट हो जाता है ड्यूथरोमाइसिटीज। अब हम एक एक करके देखते हैं कि एस्कोमाइसिटीज में हमें क्या दिखेगा, फाइको में हमें क्या दिखेगा, बेसिडियो में हमें क्या दिखेगा। लेट्स सी, देखो अगर हम बात करें सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज में हम कहते हैं कि ये होते हैं अपने ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब है कि अगर ये प्लांट्स पे ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट से इनको खाना नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होते हैं
जिनको खाना दूसरे से मिले चाहे ना मिले, दे आर ओके विद इट, दे आर फाइन विद इट। लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अगर उनको खाना मिलना बंद हो जाए तो दे विल डाई। ठीक है, मतलब इनके पास खाने पीने का कोई दूसरा जुगाड़ पानी नहीं होता है। तो पहला क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये प्लांट्स पे। अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें, नाम है एस्को, ठीक है, तो एस्को में सैक वर्ड आता है। सैक होने की वजह से क्या होते हैं, सैक लाइक फंजाई। सैक को अगर हम हिंदी में देखें तो हम इनको बोलते हैं बोरी। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक बोरे की तरह होता है, सैक लाइक होता है, इसीलिए हमने इनको बोला कि ये सैक लाइक फंजाई हैं। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो ये बेसिडियोमाइसिटीज जो हैं, इनमें अपने मशरूम्स आते हैं, वही जिनकी हमें मशरूम मटर, मशरूम मसाला, ठीक है, जिनकी सब्जियां हमें बहुत पसंद होती हैं, ये वो मशरूम है जो अपने आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। इसके अलावा इसमें पफ बॉल्स आते हैं। पफ होता है ना, ऐसे उठा हुआ पफ, तो पफ बॉल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में, तो बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं ये बेसिकली अपने डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है ये क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग मैटर को खत्म करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। अब तुम सोचो ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। जैसे मान लो कोई डॉग मर गया, या कोई बिल्ला मर गया, या कोई चूहा मर गया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो गई। अब उसको डेथ होने के बाद में उसको मिट्टी में भी तो मिलाना है ना, ताकि अपने यहाँ पे जो डेड डिकेइंग मैटर है वो खत्म हो जाए। तो ये उससे खाना बनाते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो इनको खाना मिल जाता है, खाना भी मिल गया, इन्होंने खाना भी खा लिया। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो हमारा वेस्ट मटेरियल था, कोई मर गया, उसकी बॉडी यहाँ पे किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसीज फैलाएगी, तो ये उस बॉडी को मिट्टी में मिलाते हैं। तो ये हमारे लिए दो तरीके से फायदा किए। इन्होंने डिकम्पोजिशन का काम किया, मिट्टी को फर्टाइल बना दिया, और डेड बॉडी को भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं अपने फाइकोमाइसिटीज पर। तो देखो, पहले हम एक एक करके सारे के सारे क्लासेस पढ़ेंगे, और इसका जो कंपैरिजन है इसको तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और बढ़िया से इसकी तैयारी कर लेना। इसमें जो हमें हाइफी देखने को मिलती है, ओ नो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसमें जो हमें हाइफी देखने को मिलती है वो कैसी होती है, वो होती है एसेप्टेट। मैंने तुम्हें अभी बताया था, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं वो सेप्टेट, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये होती है एसेप्टेट। एंड इसके अलावा ये होती है सीनोसिटिक हाइफी। इसमें सीनोसिटिक हाइफी है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हुए हैं। ओके, ये है अपनी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। यहाँ पे जो हाइफी मिलेगी उसमें ब्रांचिंग्स मिलेंगी, जैसे अपने पेड़ों में होती हैं, और सेप्टा भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बेसिडियो में देखें तो यहाँ पर भी हमको ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफी मिलती है, एंड हमें ड्यूट्रो में भी ब्रांच एंड सेप्टेट मिलती हैं। इसका मतलब है कि एसेप्टेट हाइफी हमको सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट होता है, इसमें हमें डाइकैरियन फेज देखने को नहीं मिलता। ये डाइकैरियन फेज वही फेज था जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया था, N+N। ठीक है, तो N+N फेज हमको एस्को में देखने को मिलता है, और हमको यहाँ पे यानी बेसिडियो में देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। ये जो अपने फाइकोमाइसिटीज होते हैं ना, ये हमको पानी में देखने को मिलते हैं, मतलब ये हमको पानी में यानी फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में देखने को मिल जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। इसके अलावा जो लकड़ी है जो सड़ रही होती है, जो गीली जगह पे लकड़ियां पड़ी होती हैं वो सड़ती हैं, तो उसमें भी ये फाइकोमाइसिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव तरीके से बहुत कॉमन है, यानी इनमें मोस्टली हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें भी सबसे कॉमन होता है। हमने 5 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें से इसमें सबसे कॉमन हमें जो देखने को मिलेगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूस्पोर्स से। ज़ूस्पोर्स इसमें बनते हैं, वो मोटाइल होते हैं, वो चल सकते हैं, और एप्लानोस्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, वो चल नहीं सकते। अब आते हैं अपने हम बेसिडियोमाइसिटीज पे। ये जो अपने बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं ना बेटा, ये डाइकैरियोफेज शो करते हैं। ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, मतलब इनको अगर अपना खाना ऑब्टेन करना है तो ये क्या करेंगे, मरे हुए सड़े हुए जीवों से, डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना
निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। इसके अलावा ये पैरासिटिक भी होते हैं और कोप्रोफिलस भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब है ये दूसरे के ऊपर पैरासाइट का काम करेंगे, लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं। यानी अगर इनको होस्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ तभी भी नहीं होगी। ये होते हैं पैरासिटिक लेकिन फैकल्टेटिव। इसके अलावा ये कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब है ये गोबर में रहना पसंद करते हैं। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत कॉमन है, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। याद करो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी तो हमको डाइकैरियोफेज देखने को मिलेगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो यहाँ पे हमें डाइकैरियोफेज देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और इजी सी बात है, याद करो डाइकैरियोफेज यहाँ और यहाँ है, तो मतलब इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका एस्कोस्पोर से होता है। याद कैसे रखेंगे, एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोस्पोर, ओके। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एब्सेंट होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी में भी नहीं होता है, बट मोस्टली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर बहुत कॉमन होता है, ओके। अब हम आते हैं अपनी लास्ट क्लास पे। लास्ट क्लास क्या है अपनी? लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिनके बारे में हमें थोड़ा सा खास तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। लेट्स सी इसमें हम क्या देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज पे। ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। ये डीकम्पोज करते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में बदलते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर बोले तो जैसे कि किसी की भी बॉडी में, हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी में कार्बन है, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, तो ये इन सबको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि फॉस्फेट्स में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो अपनी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच होगी। उसके अलावा इनमें जो हाइफी होती है वो ब्रांच्ड होती है, यानी हाइफी भी ब्रांचिंग शो करेगी। और इसके अलावा इसमें सेप्टा भी पाए जाते हैं, ओके। इसके अलावा ये काम क्या करते हैं? तो ये डीकम्पोज करते हैं लिटर को, जो हम कूड़ा करकट ऐसे ही खा करके फेंक देते हैं और मज़े करने लगते हैं ना, फिर भी हमारी धरती सोचो कितना क्लीन रहती है। तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं ना, ये हमारी अर्थ को क्लीन रखते हैं। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा बहुत कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये सारी नोट्स बेटा तुमको तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इसमें तुम्हें जो भी समझ में आया, तुमने जो भी सीखा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।